Hello बच्चों, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 2 and the chapter name is From Trade to Territory. This is your second session. So let's start with it. तो बच्चों एक बार brief recap कर लेते हैं कि हम लोगों ने last class में क्या complete किया था. Then we will further continue our discussion. So if you remember in our last class we discussed about the East India Company and how it came to the East. तो बच्चों आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 1600 में जो इंग्लैंड की क्वीन थी दैट इज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक रॉयल चार्टर अनाउंस किया था. उन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया जिसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां की ट्रेडिंग कंपनी, इट गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. अब ईस्ट कहने का क्या मतलब है? ब्रिटेन से जो भी ईस्ट में रीजन, जो भी ईस्टर्न पार्ट में रीजन आ रहे हैं फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप दैट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका, वहां से लेकर इंडिया तक उन्होंने अपना पूरा ट्रेडिंग रूट फैला दिया था. राइट, हम लोगों ने मैप में देखा था कैसे वो ट्रेडिंग रूट फॉलो कर रहा था फ्रॉम ब्रिटेन टू अफ्रीका, देन इट केम टू इंडिया. और इंडिया में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, हम लोगों ने मेजर रीजन्स भी देखे थे, है ना. उसके बाद हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक रॉयल चार्टर इन्होंने पास किया था, बट देयर वर मेनी अदर यूरोपियन कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज दैट केम हियर इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर पोर्ट. और उसमें कौन कौन थे? तो पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच. लेकिन फाइनली सबसे विक्टोरियस पावर कौन इमर्ज हुआ था? हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड नाउ लेट अस डिस्कस दैट हाउ दिस ट्रेड इट लेड टू द बैटल्स. ओके, सो थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. तो बच्चों कंपनी जैसे ही उन्होंने स्टैब्लिश किया था, हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिवर हुगली के पास इन्होंने अपना फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में स्टैब्लिश किया था. राइट, तो कंपनी और नवाब्स, जो बंगाल के नवाब्स हुआ करते थे, जितने भी रीजनल किंगडम्स उस टाइम पे इमर्ज हो रहे थे 18th सेंचुरी में, कहने का क्या मतलब है? फ्रॉम 1700. राइट, तो ईयर 1700 से जो भी आपके नवाब्स बंगाल या फिर डिफरेंट रीजन्स में, लेट्स से अवध में या फिर हैदराबाद में निजाम्स होते थे, तो जहां जहां जैसे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट किया, मुगल एम्पायर धीरे धीरे गिरना शुरू किया, सो दीज नवाब्स दे गॉट देयर पावर. ओके, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोगों ने संभालना शुरू कर दिया था. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. जैसे मैंने बोला कि औरंगजेब के डेथ के बाद यहाँ पे बंगाल नवाब्स जो थे उन्होंने अपना पावर असर्ट करना शुरू किया बंगाल में, एंड ऑल्सो दे गॉट देयर ऑटोनॉमी, देयर फ्रीडम, और फाइनली वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे थे इस रीजन में. व्हेन ब्रिटिश दे एस्टैब्लिश्ड देयर कंपनी हियर, दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स. ओके, सो लेट अस सी हु वर दीज बंगाल नवाब्स. अगर हम नवाब्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम जो है वो हमारा मुर्शिद कुली जफर खान, एंड ही वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान जो उनके सन थे, और तीसरे जो हमारे थे वो थे सिराजुद्दौला. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सिराजुद्दौला. सो मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे. ये तीनों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रूलर थे बंगाल के, एंड दे वर द नवाब्स ऑफ बंगाल. ईच ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. ओके, सबसे पहले नवाब हमारे मुर्शिद कुली जफर खान या मुर्शिद कुली खान. ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने ट्रेड अपना एस्टैब्लिश किया, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो शुरुआत में ट्रेडिंग करना था कंपनी का. राइट, तो उन्होंने जैसे हुगली में अपना ट्रेड और पोर्ट बनाया, इन लोगों का डिमांड था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका डिमांड था कि इन लोगों को अपने ट्रेड कंसेशंस मिले. मतलब कि जो भी गुड्स ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, दे वांटेड दैट द मुगल एम्परर और द नवाब्स हु वर देयर, दे शुड गिव देम द ट्रेड कंसेशंस. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि औरंगजेब को भी इन लोगों ने परसुएट किया था टू ऑर्डर ऑफ फरमान, यानी कि एक रॉयल ऑर्डर आप जारी करो जिसमें कि जो भी ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री किया जाए. तो ये चीज जो थी इनकी डिमांड, ये रेगुलरली ये नवाब से भी कर रहे थे. बट व्हाट हैपेंड, द नवाब्स रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट्स टू ट्रेड and stopped it from extending its fortifications. तो जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे ट्रेड स्टैब्लिश कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेड स्टैब्लिश कर रही थी बच्चों, वैसे वैसे ये लोग फोर्ट्स बना रहे थे. फोर्ट्स कहने का क्या मतलब है? जगह जगह पे ये लोग अपना एक पोर्ट बना रहे थे, वहां पे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, बाउंड्री बना रहे थे, वेयर हाउस बना रहे थे जहां पे सारे एक्सपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट गुड्स थे उनको रखा जाता था, और एक प्रॉपर ऑफिस हुआ करता जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बैठा करते थे. तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया
कि जो हमारे नवाब थे उन्होंने मना कर किया कि आपको कोई भी कंपनी को कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा ट्रेड में, और उल्टा उन लोगों से ट्रिब्यूट भी मांगा जा रहा था फॉर देयर राइट टू ट्रेड इन इंडिया. Also, they were stopped from extending their fortifications that they were trying to make in Bengal. और उसके बाद वो फर्दर धीरे धीरे इंडिया में जहां जहां जैसे बिहार की तरफ वो बढ़ने की शुरू कर रहे थे. बट अब क्या हुआ? The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company. Obviously, जाहिर सी बात है बच्चों, कंपनी को एक फ्री ट्रेड चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि नवाब तो इनको दे भी नहीं रहे, तो उनकी तरफ से उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जितने भी अनजस्ट डिमांड्स आप कर रहे हो, डिमांड्स कौन से, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है, राइट, तो जो भी लोकल ऑफिशियल्स के डिमांड्स थे ये र्यून कर रहे थे इनके ट्रेड को, जो कंपनी बहुत अच्छे से चाह रही थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि इनके पास कोई और कंपटीशन नहीं था. इन्होंने डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज सबको हरा दिया था, तो ऑब्वियसली ये चाह रहे थे कि इनके बहुत ज्यादा जितने भी डिमांड्स है इनको पूरा किया जाए. और ये लोग पपेट रूलर को की खोज में थे कि कोई ऐसा नवाब हो जिनको वो अपनी तरफ से वो बिल्कुल डील करे और चाहे कि उनके जितने भी डिमांड्स है वो रूलर पूरा करे. बट इनके डिमांड्स जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा ये जो नवाब थे इनके डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे. सो अब क्या हुआ? जितने भी ये सारे डिमांड्स थे अब तो नवाब रिफ्यूज कर रहे हैं और कंपनी को ये चीज पसंद भी नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली इसमें लड़ाई तो होनी थी. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर बैटल दैट वाज फॉट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ये सबसे पहला बैटल था. इसके पहले जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कोई बैटल नहीं लड़ी थी, बट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी. After Sirajuddaulah became Nawab in 1756, he captured the company's fort with failed negotiations. Now let me tell you, एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि जैसे अली वर्दी खान, अभी मैंने आपको नवाब्स के बारे में बताया है ना, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आया, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आया. तो आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल in 1756. लेकिन इन लोगों के बीच, नवाब और कंपनी के बीच बहुत नेगोशिएशंस हो रहे थे अबाउट द कंसेशंस जो कंपनी को मिलनी चाहिए इन देयर ट्रेड. लेकिन ये सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए और फाइनली सिराजुद्दौला तंग आकर ही फाइनली कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट्स. तो बंगाल में जितने भी इंग्लिश फोर्ट्स थे इन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 सोल्जर ले गए और वहां पे जितने ब्रिटिश आर्मी थी उनके सारे आर्म्स को ले लिया, उनके सारे गुड्स को कैप्चर कर लिया, उनके फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया. Now this was the start of the Battle of Plassey. Now, on hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. तो बच्चों अब क्या हुआ? अब कंपनी को जब ये पता चला कि ये इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है पूरे कैलकटा में इनके सारे इंग्लिश फोर्ट्स को, तो उनको काफी गुस्सा आया. तो कंपनी ने मद्रास से, हम लोगों ने देखा था जो हम लोग मैप देख रहे थे उसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 रीजन इंपॉर्टेंट थे. तो मद्रास में भी कंपनी का अपना एक पोर्ट था वहां पे, ओके, उनकी अपनी ट्रेडिंग पोर्ट थी. तो वहां से उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट नेम, रॉबर्ट क्लाइव वहां पे गवर्नर हुआ करते थे, राइट, ही वाज देयर वन एज अ कंपनी ऑफिशियल. तो उनके कमांड के अंदर इन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ पलासी में फाइनली इन लोगों ने अपने ट्रूप को भेजा कि जाकर सिराजुद्दौला से बात करो, अगर बात ना हो पाए तो फिर फाइनली बैटल हुआ. ओके, तो सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए. ये 1757 में फाइनली क्या होता है अब देखते हैं. सो फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी. तो बच्चों ये है हमारा बैटल ऑफ प्लासी, जो शुरुआत हुआ कैसे कि सिराजुद्दौला ने कंपनी के जितने भी फोर्ट्स थे, जो भी फोर्ट्स के पास लोकेटेड थे, इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया था अपने सोल्जर्स के साथ. अब रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी के साथ मद्रास से कैलकटा मार्च करते हैं और वहां पे सारे नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं. तो फाइनली बैटल ऑफ प्लासी टेक्स प्लेस इन 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव. ओके, अब याद रखो 2-3 पॉइंट्स. बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन प्लासी व्हेन इन 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव. ये 3-4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं कि कैसे ये बैटल कौन जीतता है और कौन हारता है. सो इट वॉज ऑब्वियसली वेरी ट्रू कि वहां पे सिराजुद्दौला के जो सोल्जर्स थे बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं थे. रॉबर्ट क्लाइव बहुत लार्ज मार्जिन में उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ वो लोग आए थे. दिस इज द बैटल ग्राउंड, दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ बैटल ग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी हियर. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो सब लोग काफी ज्यादा
फोर्सेस के साथ आकर एक दूसरे से आपस में लड़ाई कर रहे थे टू have their own power to show their own authority in that place. So finally Mir Jafar, one of the Sirajuddin's commander, did not fight in the battle and they were defeated. अब इस बैटल में हारा कौन? तो सिराजुद्दीन जो सिराजुद्दौला थे, he was defeated in the battle of Palasi. क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो था बच्चों, ये इनका कमांडर था सिराजुद्दौला का. बट व्हाट हैपेंड कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पार्ट में कर लिया था. क्यों? ताकि वो उनको अपना एक उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको नवाब बनाऊंगा अगर आप मेरा हेल्प करोगे इस बैटल में. तो फाइनली इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, रॉबर्ट क्लाइव वाज वन द बैटल और मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बना दिया गया आफ्टर सिराजुद्दौला. सो बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया. ठीक है, पहली विक्ट्री थी जो कंपनी ने इंडिया में इन्होंने जीता. दिस इज व्हाई दिस बैटल ऑफ प्लासी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Okay, Mir Jafar को नवाब बना दिया गया. Company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was expansion of trade. Company अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी. उसके ये नवाब के थ्रू ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे. अभी तक डायरेक्ट कंट्रोल इन्होंने नहीं लिया था और इनका ऑब्जेक्टिव अभी भी क्या था? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. आफ्टर सम टाइम जब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, सो मीर जाफर आल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. तो मीर जाफर के बाद नया नवाब कौन बनता है? मीर कासिम. नाउ व्हेन मीर कासिम कंप्लेन्ड, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar in 1764, driven out of Bengal and Mir Jafar was reinstalled. तो उसके बाद फिर मीर जाफर आए. मीर जाफर ने कंप्लेन करना शुरू किया कंपनी से, तो फाइनली मीर कासिम आए. मीर कासिम को फाइनली उन्होंने भी कंप्लेन करना शुरू किया. तो एक बैटल ऑफ बक्सर होता है दैट टेक्स प्लेस इन बक्सर, दैट इज लोकेटेड इन बिहार. और वो कब होता है? 1764 में. यू कैन रीड अबाउट इट इन योर एनसीईआरटी बुक. अब मीर कासिम को फिर से इन्होंने हटा दिया और वापस से कौन आया रूल करने नवाब में? मीर जाफर. ओके, तो आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे नवाब जो है चेंज होते जा रहे हैं एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ईयर. तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे. In this picture you can see Mir Jafar is talking to Robert Clive. अब क्या होता है? In 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. तो ये 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है बच्चों, इसी के बाद 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल की. अब इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो दीवानी राइट्स इनको मिलती है, इसके थ्रू ये लोग बहुत जितने भी रिसोर्सेज है बंगाल के, इसको ये यूज करना शुरू कर देते हैं. द रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. तो जो भी ट्रेडिंग में कंपनी के पैसे लग रहे थे, ये लोग ये रेवेन्यूज जो कलेक्ट कर रहे थे बंगाल से, इसको ये जितने भी कंपनी एक्सपेंसेस थे ट्रेड के, इसको फाइनेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट था. नाउ दिस इज द बैटल ऑफ बक्सर हियर, राइट, दैट टुक प्लेस इन 1764 इन बिहार. Please consult your NCERT book for this. Okay? अब हम देखते हैं कैसे company officials they became nawabs. Now, after getting the Diwani rights, the company acquired more power and authority. Each company servants began to have visions of living like nawabs. Obviously, Diwani rights मिला तो उसके बाद बहुत ज्यादा power और authority में आ गए ये लोग, और हर एक servants जो थे they thought of living like nawabs, वहाँ पे administration control करने के लिए. After the Battle of Palasi, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gifts to company officials. तो बैटल ऑफ पलासी के बाद वहां पे जितने भी नवाब्स थे बच्चों, दीवानी राइट्स जैसे ही मिल गई कंपनी को, तो जितने भी नवाब्स थे उन सबको भी अपने सारे पैसे और सारा वास्ट अमाउंट ऑफ मनी और द पर्सनल गिफ्ट्स दे वर टू बी गिवन टू द कंपनी ऑफिशियल्स. इसी तरीके से अब आप देखो कि पहले तो वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन इनडायरेक्टली अब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल कर रहे थे एंड दे बिकेम these company officials, they finally became the nawabs here. Okay, so in today's class we talked about how the trade led to the battles. किस तरीके से बैटल ऑफ पलासी हुआ, then the battle of Buxar. Battle of Palasi took place in 1757 and Battle of Buxar took place in 1764 in Bihar, and the Buxar is located in बिहार. ओके, तो आप ये दोनों बैटल्स को एनसीईआरटी बुक से पढ़ना अच्छे से, मैंने शॉर्ट में आपको बताया है. ओके, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे कंपनी ऑफिशियल्स नाउ दे वर इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.